डॉक्टर कमर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी अमेरिका ने हमला किया है उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, टॉम हैंक मिसाइल्स हों या B-2 बॉम्बर हो, ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ज़रा इस पर सबसे पहले रोशनी डालें। और किसी सूरत भी ईरान इसको इंटरसेप्ट या रोक तो नहीं सकता था? उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है आपके ख्याल में? नहीं जी, ईरान के पास तो ज़ाहिर बात है। एक ईरान बड़ा मुल्क है, बहादुर कौम है, जज्बा ईमानी ज़रूर मौजूद है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप देखें ना, इजरायली एयरफोर्स तो ईरान के ऊपर इस वक्त चल रही है और वो बड़ी आराम से रीफ्यूलिंग कर सकते हैं। ईरान उसको ज़ाहिर बात है नहीं रोक सका। तो ज़ाहिर बात है इसराइल की ईरान की जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से लिमिटेशंस हैं। और ये लिमिटेशंस रहेंगी, पहले भी थी, अभी भी हैं। एयरफोर्स तो बिल्कुल इसमें किसी किस्म का रोल प्ले नहीं कर सकी। और दूसरा, अगर आप देखें तो जिस अंदाज से ये जो अटैक हुआ है, इसी को अगर आप सिर्फ इस मॉडल को ही देख लें तो आपको पता चलेगा कि कुछ जहाज जो है वो आए हैं मेडिटेरेनियन से, उस साइड से आए हैं, मिडल ईस्ट से होते हुए उन्होंने ईरानियन साइट्स पे हमला किया है। ये बेसिकली जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की जो पिक्चर अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने जारी की है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो कुछ जहाज जिसमें B-2 बॉम्बर्स और बाकी जहाज थे वो इस साइड से आए हैं, और कुछ उनके नेवल एसेट्स जो कि अरेबियन सी में और नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद है, वहां से उन्होंने कुछ स्ट्राइक्स की हैं। तो मुझे लगता है कि ये ईरान की जो कैपेबिलिटी है, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये मुश्किल काम था और मुश्किल काम है। ये कमर साहब, मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम ये बात करते हैं ना कि अब ईरान जवाब जो दे रहा है और भरपूर जवाब दे रहा है, वो इसराइल पर हमले करके दे रहा है, और वो ये बता रहा है कि वो अभी वो फ्रंट तो नहीं खोलना चाहता अमेरिका के साथ, लेकिन वो इसराइल पर ठीक ठाक हमले कर रहा है और उसका जो दर्द है वो ज़ाहिर है अमेरिका को भी होगा। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो यूएस की वॉरशिप्स हैं, जो उनकी कुछ यूएस बेसेस हैं गल्फ में, उसको ईरान मुस्तकबिल करीब में निशाना बना सकता है? देखिए, बिल्कुल बना सकता है। ईरान के पास बिल्कुल ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर ये मिसाइल इजराइल की तरफ जा सकते हैं तो ये मिसाइल इन जगहों पे क्यों नहीं आ सकते, नेवल एसेट्स पे क्यों हिट नहीं कर सकते। लेकिन असल में देखना यह है कि ईरान चाहता क्या है। क्या ईरान एक नया ऑप्शन खोलना चाहता है? और देखिए, अमेरिका के साथ लड़ना मजीद मुश्किल कर देगा ईरान की जंग को, और देन आप अमेरिका को हिट भी मुश्किल से कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अमेरिका ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है कि अपने नेवल एसेट्स का इस्तेमाल करो और एयर एसेट्स का इस्तेमाल करो, इससे बेसिकली उसने अपनी जो खित्ते के अंदर मिलिट्री बेसिस है उनको भी सेव किया है। ईरान के लिए ये ऑप्शन नहीं रखी कि ईरान उन पे हमला कर सके। एक तो वो जारी बात है मिडल ईस्ट में किसी ना किसी मुल्क के अंदर है, और वहां पे अगर ईरान हमला करता है तो वो एक जंग जो है उसको फैलाना मकसद बन जाता है। दूसरा, ईरान मेरा ख्याल है कि फिलहाल जैसे बार बार कह रहा है कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है इसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस होंगी, क्योंकि इसमें ये सारी की सारी एक सी कम्युनिकेशन लेन्स जो है जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है, सारी की सारी ग्लोबल अदरवाइज सप्लाई चेन वो मुतासर होगी। जिसपे अभी मैं देख रहा था अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि अगर ईरान ये करेगा तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसको खोलने के। तो इसका मतलब ये है, और सिर्फ फिर ये नहीं होगा, फिर सऊदी अरब, यूएई, कतर, जितने भी इस खित्ते के अंदर ममालिक हैं वो सारे के सारे मुतासर होंगे, उनकी सारी ऑयल सप्लाई रुकेगी, कारोबार रुकेगा, महंगाई होगी। तो ये जारी बात है पाकिस्तान का भी ठीक ठाक नुकसान हो सकता है। ऑब्वियसली, बिल्कुल जी। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पाकिस्तान से दूर थोड़ी है, ये साथ ही तो है पाकिस्तान से। अभी देखें आपकी तो ये मेरा ख्याल है डेफिनेटली चैलेंज हमारे लिए भी है। हमारे लिए भी चैलेंज है। फिर आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है, फिर ये जो अब हम जिस किस्म की जंग देख रहे हैं, ईरान के जो हमले देख रहे हैं, जैसे कि ईरानी हुकाम अब कह भी रहे हैं कि हर एक भरपूर जवाब दिया जाएगा, सख्त जवाब दिया जाएगा, ये हमला अब किस तरफ बढ़ सकता है? क्योंकि वज़ीर ख़ारजा जो है ईरान के, वो अभी रशिया भी रवाना हुए हैं, वहाँ भी उनकी बड़ी अहम मुलाकात है। रशिया क्या किरदार अदा कर सकता है और फिर जंग किस तरफ जा सकती है? देखिए, रशिया का किरदार जो है वो तो मेरा ख्याल है, अगर आप ईरानी वजीर खारजा का कह रहे हैं कि वो उस तरफ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद ये कह गए होंगे कि हमें मिलिट्री असिस्टेंस दी जाए, सपोर्ट दी जाए और ऑप्शंस के ऊपर काम किया जाए। ख़ास तौर पे देखें, इस वक्त आपको पता है कि
रशिया, पाकिस्तान, चाइना ने ऑलरेडी ईरान की सपोर्ट की है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। आज जो इजलास हो रहा है वैसे अमेरिकी वक्त 12:30 बजे के करीब, अभी से कुछ घंटे बाद। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये अब ममालिक क्या कर सकते हैं। देखिए स्वाय डिप्लोमेटिक सपोर्ट के ये कोई ममालिक सपोर्ट नहीं कर सकते। रशिया खुद बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है यूक्रेन जंग के अंदर, वो स्ट्रेच्ड है, वो मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देगा। क्या चाइना मिलिट्री हार्डवेयर देगा? ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, रिडल है। इसको कौन खरीदा जा सकता है? चाइना से नहीं खरीदा जा सकता। इरानियंस क्या करेंगे? कौन सी, ये देखिए अब ईरान के अंदर चीजें लेके आना भी तो बहुत मुश्किल है। सारी एयर सप्लाई, एयर स्पेस बंद है। या तो हो कि ईरान की एयर जो फोर्स है वो इतनी तगड़ी होती कि वो अपनी जो सप्लाई चेन है उसको सेव कर सकती, तो फिर तो एक और चीज थी। तो अब कौन इस ईरान को ये एसेट्स, मिलिट्री हार्डवेयर देगा? सो ईरान मेरा ख्याल है कि कोशिश करना चाह रहा है कि रशिया जो, उससे कुछ ऐसी मिलिट्री हार्डवेयर लिया जाए, क्योंकि रशिया और आपको पता है ईरान का बहुत सारा कोऑपरेशन मिडिल ईस्ट के अंदर भी था, पर्टिकुलरली सीरिया के अंदर जहां पे रशियन बेस वगैरह भी थी, जो कि मौजूदा जब अपरेटस वहां पे आया तो वो खत्म हो गई। सो डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर काम होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जंग जो है वो ईरानियंस ने खुद ही लड़नी है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी बन चुकी है। बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट का एंड नहीं है, एंड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यही लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद डेडली फेज में दाखिल हो सकता है। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कुछ खबरें ये भी सामने आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी कमेंट करें कि अमेरिका ने पेशगी इतला दी थी ईरान को कि हम ये हमला करने जा रहे हैं, ये 3 जो जौहरी तनसीबात हैं इसके ऊपर, और ईरान जो तनसीबात हैं इनको क्लियर भी कर चुका था। इस हवाले से आप कोई कमेंट करना चाहेंगे कि इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं, अगर वाकई ऐसा हुआ है कि अमेरिका एस्केलेशन नहीं चाहता था? देखिए, इसको थोड़ा सा इस अंदाज से समझा जाए कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डायरेक्ट राब्ते हैं, जो अमेरिकी स्पेशल एलची हैं स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के, उनके दरमियान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो के बारे में उनके राब्ते रहे हैं इस जंग में जब से इजराइल ने हमला किया है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहा जाए कि अमेरिकन्स माइट हैव कम्युनिकेटेड, पॉसिबिलिटी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि जिस अंदाज से अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स आए और वो जहाज आए चले गए, फिर उन्होंने जो कुछ किया, मिलिट्री स्ट्राइक्स की, वो चले गए, तो ये एक मैसेज है कि वो देना चाह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन कंक्लूड कर लिया, ठीक है जी। तीसरी यहाँ बात इसमें समझने वाली है कि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने जो एनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इन न्यूक्लियर साइट्स पे, एनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तो टारगेट किया है, लेकिन जो स्टॉक पाइल थी, जो उनके पास स्टॉक पाइल थी, उस पे हमला नहीं किया, क्योंकि उसका फिर आगे उसकी भी देखें एक पूरी की पूरी साइंस है। अगर वो स्टॉक पाइल पे हमला करते हैं तो ताबकारी के खदशे हैं, उसकी मसला मसाइल मजीद बन सकते हैं, वो फैल सकती है, कोई उसमें धमाके हो सकते हैं, बहुत सारी और इश्यूज हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इजराइल, ईरान जो है उसने हो सकता है स्टॉक पाइल्स को मूव कर लिया हो, इनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे मौजूद हो। यहाँ पे ये भी है कि जिस तरह फोर्डो की जो फैसिलिटी थी वो कहा जा रहा है कि बहुत नीचे जमीन के अंदर है, हालांकि अमेरिका ने स्पेशल वो बॉम्बर्स लेके आए थे, एम्यूनिशन लेके आए थे जो नीचे तक हिट करता है, लेकिन किस हद तक अब ये नुकसान हुआ है ना, तो देखें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो इसको वेरीफाई कर सके, और सिचुएशन इस तरह की है कि ईरान भी को बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हर वक्त आप जब आपके ऊपर एक्टिव हमले हों तो आप कितना को मीडिया को गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं। सो जो ईरान के मीडिया के थ्रू खबरें आती हैं वही पता चलता है। सो पॉसिबिलिटी मौजूद है, राब्ते जरूर मौजूद हैं, और हो सकता है कि जिस तरह ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं यूरोपियन यूनियन जिनीवा में थे तो उनको कोई सिग्नलिंग दे दी गई हो, या स्टीव विटकॉफ स्टिल राब्ते में हो, तो ये पॉसिबिलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इग्नोर किया जा सकता। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पर ईरान की, अब क्योंकि हम जवाब की बात भी कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि इसराइल पर ईरान ने ऑलरेडी हमले शुरू भी कर दिए हैं, अब ये हमले किस हद तक बढ़ सकते हैं? जब ईरान ये बात कर रहा है कि बड़ा सख्त जवाब देंगे, दुश्मन याद रखेगा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान के पास अभी वो मौजूद हैं जो अब तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, यानी कि ईरान के पास अभी काफ़ी ऑप्शंस हैं जो ईरान इस्तेमाल कर सकता है अभी आने वाले वक्त में इसराइल के ऊपर, तो इसराइल का तो बहुत नुकसान होने वाला है, इसका मतलब है।
देखिए शाहजेब साहब, बात यह है कि ये देखना ये है कि ईरान जो है वो क्या ऑप्शंस एक्सरसाइज करता है। क्या वो सिर्फ इजराइल को ही टारगेट रखता है या वो अमरीकी साइड पे भी जाने की कोशिश करता है, उसके नेवल एसेट्स या बाकी एसेट्स पे हमले करने की कोशिश करता है। दूसरा ये है कि ये कहा जा रहा है कि ईरान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अमेरिका पे हमला ना करे। अब सवाल ये है कि अगर वो अमेरिका पे हमला नहीं करता और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है तो फिर ईरान इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि सो फार तो ईरान ने अपना सारे का सारा जो नैरेटिव है वो अमेरिका के बारे में बनाया हुआ है। तो अगर ईरान रिस्ट्रेंट करता है तो फिर इररिलेवेंट हो जाता है, और अगर हमला करता है तो देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो अमेरिकन क्या करते हैं, किस हद तक जाते हैं, वो फिर एक सेकंड जो सवाल जो है वो मौजूद है। लेकिन हाँ, इस चीज़ पे तो देखिए आज रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि ईरान जो है वो इजराइल पे बड़े हमले कर सकता है। देखें, ईरान को एट एनी कॉस्ट जो भी वो कहते हैं ना उसके टूल किट के अंदर एसेट्स पड़े हुए हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब तक ईरान की डेटरेंस रिस्टोर नहीं होती, ईरान ये पैगाम इजराइल और अमेरिका को नहीं देता कि मैं आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, कर रहा हूँ, और आपको इससे ज़्यादा नुकसान होगा, तब तक ये जंग नहीं रुकने वाली। सो ईरान को एक बड़े पैमाने पे बड़े हमले करने पड़ेंगे ताकि ये इंप्रेशन, वो जिसे कहते हैं ना शॉक एंड ऑ, होना चाहिए इजराइल के अंदर, ताकि ये जंग रुक सके। अदरवाइज तो देखें, अभी तो डिप्लोमेसी को भी मौका नहीं मिला। अभी जिस तरह ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज कह रहे थे कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ डायलॉग कर रहे थे और अमेरिका ने हमला किया, उससे पहले हम अमेरिका से डायलॉग कर रहे थे तो इजराइल ने हमला कर दिया। तो सवाल ये है कि ये चीजें हमले तब रुकेंगे इजराइल और अमेरिका के अगर ईरान ने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा किया। एक कमेंट इस पर भी करते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम का राब्ता भी हुआ है मसूद पेज़ेश्कियान से। पाकिस्तान का किरदार इस वक्त कितना अहम है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? पाकिस्तान बड़ा अहम स्टेक होल्डर है इन सब चीज़ों में। बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंतहाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट दी है। पहली दफ़ा भी जब इजराइल ने हमला किया था तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हमने भी बुलाया और उसमें पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट जारी की, हमने कंडेम किया। आज भी देखिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बहुत ज़बरदस्त बयान दिया, ईरान के साथ कंप्लीट सॉलिडारिटी करते हुए कंडेम किया है अमेरिका के इस अटैक को, क्योंकि ईरान जो है जैसे भी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो कर रहा है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी मेंबर है। उसने कोई उस तरह की वायलेशन नहीं की और ना ही आईए ने कहा है कि ईरान ऐसे कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है। तो मेरा बिल्कुल, आईए ने भी ऐसी कोई बात नहीं की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे।